आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ झारखंड। झारखंड का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या झारखंड का जो भी परिवहन व्यवस्था है उसको डिटेल्स में जानेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोनों एग्ज़ाम के लिए। जेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या जेपीएससी में ये जो डेटा है ना, ये आपको मेंस लिखने में या फिर उसके पीटी और मेंस दोनों में काम आएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे। जेएसएससी का ऑल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए देख लीजिए इसको। आप चाहे किसी भी राज्य से हो, अगर जेएसएससी का एग्ज़ाम अटेम्प्ट ले रहे हैं जेपीएससी का, तो आपके लिए ये डेटा बहुत काम आएगा। इसमें क्या है कि हम लोग देख रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन में एक्चुअली क्या हम लोग बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन में जो इम्पोर्टेंट हम लोग देखेंगे इसको रोड ट्रांसपोर्ट, इसका कंप्लीट डेटा के साथ। फिर हम लोग देखेंगे एयर ट्रांसपोर्टेशन को, हम लोग देखेंगे रेल को, एंड फाइनली वाटरवेज को। वाटरवेज से रिलेटेड बहुत कुछ इसमें मिलेगा। जैसे सवाल है कि जो झारखंड में कितने वाटरवेज हैं, वाटरवेज कितने हैं झारखंड में, एक इम्पॉर्टेंट हो गया। झारखंड में नए वाटरवेज किसको किसको डिक्लेयर किया गया है, झारखंड के किस वाटरवेज में मल्टी मॉडल टर्मिनल पोर्ट बनाया गया है। तो बहुत सारा सवाल वाटरवेज से जुड़ा हुआ। रेलवे, अब रेलवे में क्या है देख लीजिए कि सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो सेकंड बुलेट ट्रेन, प्रपोज्ड बुलेट ट्रेन है, उसके लिए भूमि सर्वेक्षण हो चुका, वो झारखंड से होकर गुजरेगी। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि वाराणसी से कोलकाता के बीच जो बुलेट ट्रेन प्रस्तावित है, जिसके लिए भूमि सर्वेक्षण का काम हो चुका है, वो झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी को टच करेगी, जो एक हेरिटेज है जैन धर्म के लिए। वहाँ से गुजरेगी बुलेट ट्रेन। फिर वंदे भारत एक रिसेंटली हावड़ा से रांची के बीच चलने ही वाली है, कभी भी इनॉग्रेशन उसका हो सकता है। अब रेल में जैसे क्या हम लोग को देखना है कि पहला रेलवे कहाँ से, पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली, इसके बाद कितने जोन हैं जो कि झारखंड में पड़ते, कितने डिवीज़न हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक इंडियन रेलवे का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इंडियन रेलवे का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो झारखंड से रिलेटेड है उसको देखेंगे। इसके बाद आप जानते हैं इंडिया का पहला गति शक्ति टर्मिनल थापर नगर धनबाद, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये रेलवे से जुड़ा हुआ जो भी डेटा है वो आपको मिल जाएगा। एयर में आ जाते हैं। अब एयर की बात करें तो यहाँ दो तरह का, एक जो जनरल एयरपोर्ट है, दूसरा एयरफील्ड। एयरफील्ड क्या होता है, जहाँ से लड़ाई के लिए विमान उड़ान भरती है अगर वॉर के पीरियड में। तो एयरफील्ड भी झारखंड का 2 एयरफील्ड है, उसको जानेंगे हम लोग। इसके बाद जानेंगे जो ऑपरेशनल एयरपोर्ट है, प्रपोज्ड एयरपोर्ट है। चलिए, क्या आप जानते हैं कि झारखंड में जो पहली बार उड़ान भरी गई थी तो कब भरी गई थी, वो जानना है कि 1940 में टाटा द्वारा जो उड़ान भरा गया था, टाटा का अधिकार क्षेत्र में ये निजी उड़ान था, वो कब किया गया था, 1940 में। इससे रिलेटेड बहुत सारा डेटा, रोड का जो है कंप्लीट डेटा और एकदम न्यू डेटा जो कि आप किसी भी बुक में जाकर देख लीजिए। अगर आपको न्यू मिलता है तो देखिए, अदरवाइज उसको देखना या पढ़ना बेकार है। किसी भी टॉप चैनल में जाकर देख लीजिए न्यू डेटा है या नहीं है। न्यू डेटा क्या, जैसे कि झारखंड का सबसे लंबा एनएच क्या है, आप देख लीजिए, कहीं 33 या कुछ और बता रहा है तो गौर कीजिएगा, लेकिन वो है 114A। कैसे है ये मैं बताऊंगा। फिर जो रोड से रिलेटेड है कि झारखंड में कितने एनएच, कितने किलोमीटर एनएच है, कितना स्टेट हाईवेज़ है, और इससे रिलेटेड जो भी डेटा। अब जैसे कि झारखंड में जो रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें कितने % पैसेंजर का और कितने % गुड्स का योगदान है, सब कुछ, यानी डिटेल्स में आपको सब कुछ मिलेगा। बस बने रहिए कंटिन्यूअसली इस टॉपिक के साथ। यहाँ अब देखिए क्या देखना है। चलिए सबसे पहले वाटरवेज से शुरू करते हैं। चलिए वाटरवेज, अब वाटरवेज जानते हैं हमारे यहाँ कितना कितना है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले वाटरवेज की बात करें तो नेशनल वाटरवेज नंबर 1, ये जो है ये कहाँ से कहाँ के बीच है, ये है इलाहाबाद से हल्दिया, गंगा नदी पर। अब देखिए इसमें क्या है, ये रिवर हो गई गंगा। अब गंगा नदी में जो है, अब आपको रेल से भी मैं कनेक्ट करूँगा जब रेलवे नेटवर्क बताऊँगा कि इसका क्या रोल है। देखिए तो गंगा नदी पर है। गंगा नदी में झारखंड का एक ज़िला है साहेबगंज, साहेबगंज।
ठीक है। ये साहेबगंज जो है नेशनल वाटरवेज नंबर जो है 1 से वन जो है वो साहेबगंज से होकर गुजरती है। चलिए इसको मैप से देख लेते हैं ना, तुरंत हो जाएगा। छोटा सा मैप बनाने में कितना समय लगता है। ये झारखंड का मैप हो गया। अब चलिए मैप में देखते हैं हम लोगों ने अभी किसको देखा। हम लोगों ने देखा वाटरवेज नंबर 1 को। ये है वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज नंबर 1। किस रिवर पे? तो गंगा नदी पे। लोकेशन समझ में आ गया, वो साहेबगंज जिला है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए लोकेशन। अब यहाँ क्या है देखिए, यहाँ पे बना है मल्टी मॉडल टर्मिनल पोर्ट। मल्टी मॉडल टर्मिनल पोर्ट जो बना है ये मॉडर्न फैसिलिटी से युक्त पोर्ट है, यानी झारखंड का सबसे मॉडर्न अत्याधुनिक पोर्ट जो है वो कहाँ है? तो साहेबगंज में है। और इस पोर्ट जो अवस्थित है नेशनल वाटरवेज नंबर 1 में अवस्थित है, और इससे अब ढुलाई की काम शुरू हो चुकी है। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? तो वाटरवेज नंबर 1 जिसमें बना हुआ है मल्टी मॉडल टर्मिनल पोर्ट साहेबगंज। उसकी बात अब चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे इससे रिलेटेड एक बात अब मैं बता दूं कि जब से ये वाटरवेज को ज़्यादा अच्छा किया जा रहा है, इसी दौरान जो साहेबगंज से जो बिहार जाने के लिए, बिहार हो गया ये साहेबगंज, बिहार का ही पूर्णिया जगह का नाम है। बिहार जाने के लिए इसी वाटरवेज जो है यहाँ गंगा नदी को क्रॉस करना पड़ता है, और इसी गंगा नदी को क्रॉस करने के लिए अवैध जो स्टोन चिप्स होता है ना, उसकी ढुलाई हो रही थी। अवैध स्टोन चिप्स की ढुलाई हो रही थी अवैध, जिसमें कि ईडी द्वारा, आपको इमेज में दिख रहा होगा, ईडी द्वारा इस कार्गो शिप को जब्त किया गया। ये 30 करोड़ का कार्गो शिप ईडी द्वारा जब्त किया गया है, क्योंकि अवैध तरीके से इस नेशनल वाटरवेज में वो बिहार, झारखंड से बिहार स्टोन चिप्स की ढुलाई की काम की जा रही थी। इससे रिलेटेड एक बात और कि ये जब एक्सीडेंट हुआ था रात में, इसमें कई ट्रक डूब गए थे, तो मामला हाईकोर्ट झारखंड में, रांची हाईकोर्ट में भी आया था। इसमें सीबीआई जांच की भी मांग हुई थी। ईडी इसमें जांच कर रही थी। ईडी जांच के दौरान ही बहुत कुछ साक्ष्य मिला है, इस कारण उस शिप को जब्त कर लिया, जो आपको विजुअल्स में अभी दिखा होगा। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब नेशनल वाटरवेज नंबर 1 जो है ये ऑपरेशनल है, चल रहा है। अब प्रपोज्ड है 2, प्रपोज्ड है 2 वाटरवेज नंबर, ध्यान दीजिएगा इसको। वाटरवेज नंबर 2 जो है वो प्रपोज्ड है। प्रपोज्ड क्या है? प्रपोज्ड है नेशनल वाटरवेज नंबर 56 और नेशनल वाटरवेज नंबर 96। यानी झारखंड में कितने वाटरवेज हो गए? 3 हो गए। आप ढूंढिएगा कहीं भी, अगर डिटेल्स में मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ध्यान से इसे सेशन को देखिए। नेशनल वाटरवेज नंबर 1 ऑपरेशनल, 2 प्रपोज्ड। इस दोनों में बहुत तेज़ी से काम चल रही है। ये जो 56 है, ये 56 खरखाई नदी में है। इम्पॉर्टेंट जो है, जो पूछा कभी भी जा सकता है, खरखाई नदी होगी, अभी डिटेल से बताएंगे। और जो 96 है ये है स्वर्ण रेखा। ये निश्चित रूप से अब ऐसा सवाल आपसे पूछे जाएंगे जैसे सीजेपीएससी के स्वर्ण रेखा नदी। इसमें क्या है कि स्वर्ण रेखा नदी में 96 और खरखाई नदी में 56 वाटरवेज नंबर की बात है। अब ये जो खरखाई नदी में जो बन रहा है, ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ कवर करेगी? तो ये खरखाई नदी में बन रहा है। देखिए इसका लोकेशन को ध्यान दीजिए। ये हो गया खरखाई नदी। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, क्या हो गया? खरखाई नदी, खरखाई नहीं, खरखाई होता है, खरखाई नदी, खरखाई नदी। अब ये देखिए ये क्या हो गया, जो खरखाई नदी में है ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ कवर करेगी? तो ये जो ये है चाईबासा, ठीक है, और ये जाएगी कहाँ? तो ये हो गया जमशेदपुर, टाटा की नगरी जमशेदपुर। ये हो गया जमशेदपुर। तो ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग वाटरवेज नंबर 56, मैप में भी दिख रहा है आपको, भूलने का कोई सवाल ही नहीं है, बस ध्यान से देखिए। 56 हो गया। अब दूसरा जो वाटरवेज है देखिए ये कैसे बन रहा है।
ये झारखंड के बीच में ही बन रहा है। फिर यहाँ भी मैं बता दूंगा अभी। ये जो है ये रिवर कौन सी हो गई, स्वर्ण रेखा। और ये जो पूरा का पूरा वाटरवेज नंबर कितना था 96, और ये पूरा का पूरा कहाँ बन रहा है तो जमशेदपुर में। कहाँ, जमशेदपुर में। तो 96 का संबंध किससे, जमशेदपुर से। और चाय जो 56 वाटरवेज है खरखाई नदी में, वो चाईबासा से जमशेदपुर के बीच। ये 2 वाटरवेज हो गए। एक वाटरवेज हम लोगों ने यहाँ पहले देखा था जो गंगा नदी में है, जो यहाँ क्या है तो साहेबगंज यहीं पे बना हुआ मल्टी मॉडल टर्मिनल बंदरगाह। तो इसको समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा था कि इसका एक्सटेंशन भी मैं बता दूं, तो मैं बता दूं कि जो स्वर्ण रेखा नदी है झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है। सी पोर्ट, सी में गिरती है। स्वतंत्र रूप से सी में गिरती है तो वो निश्चित रूप से सी पर, समुद्र पर पोर्ट बनाएगी। और जो पोर्ट जो बना रही है इसका नाम क्या है, चलिए इसको देख लीजिए, कीर्तनिया। कीर्तनिया पोर्ट। ये कीर्तनिया पोर्ट जो है ये डेवलप किया जा रहा है टाटा के द्वारा। आप इसके इमेज को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही मॉडर्न बन रहा है पोर्ट, जो झारखंड की नदी से संबंधित है। झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी जहाँ मिलती है उसे कीर्तनिया पोर्ट कहा जाता है, जो तट है। और यहीं पे कीर्तनिया के जगह पर ही कीर्तनिया पोर्ट बन रहा है, जो टाटा के सहयोग से डेवलप हो रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाटरवेज को हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए देख लेते हैं वायु परिवहन को, एयर ट्रांसपोर्ट। इसमें वायु परिवहन में हम लोग देखेंगे, जो इसको भी डिवाइड कर, देखिए जिसको भी देखना है ध्यान से देखना है, ताकि एक बार समझ ले तो दोबारा फिर इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन तो कम से कम गलत नहीं हो, या फिर आप इस टॉपिक में एक बात रख रहे हैं, लिख रहे हैं कहीं भी, तो उसमें गलती की संभावना बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसको 2 इसमें करना होगा, एक एयरपोर्ट और दूसरा एयरफील्ड। ये एयरफील्ड क्या होता है जानते हैं, जो लड़ाई के समय, वॉर के पर्पज से ये बनाया हुआ होता है। लड़ाई के पर्पज से, युद्ध के पर्पज से बनाया जाता है एयरफील्ड, ठीक है। और एयरपोर्ट जो होता है आप जानते हैं जनरल पैसेंजर के लिए होता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो एयरपोर्ट है, तो हमारे यहाँ जो ऑपरेशनल एयरपोर्ट है, एक बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची, और दूसरा अभी रिसेंटली देवघर। ये 2 एयरपोर्ट जो है ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। ये दोनों जो है चल रही है, यहाँ से विमान लगातार उड़ान भरती है, नियमित रूप से उड़ान भरती है, पैसेंजर को सेवा देती है। लेकिन जो प्रपोज्ड है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। प्रपोज्ड में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 2 रिसेंटली शुरू हो सकती है, बोकारो और दुमका। बोकारो और दुमका, और फिर जो इम्पोर्टेंट एक जमशेदपुर में, अभी बताएंगे कि जमशेदपुर में कहाँ, और 6 धनबाद। इसका मतलब है कि झारखंड में 2 एयरपोर्ट तो ऑपरेशनल है, और 4 एयरपोर्ट ऐसा है जिसमें से बोकारो और दुमका की संभावना है कि ये दोनों 2023 में शुरू हो जाएगी। जमशेदपुर के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट है, और धनबाद के साथ भी वैसे ही स्थिति है। डिस्प्यूट क्या है, इसमें लैंड जो है एक्वायर्ड किया जा रहा है धनबाद के लिए, इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। और जमशेदपुर के साथ है, कभी मैं बताऊंगा, जो वारफील्ड है उसमें चाकुलिया एयरपोर्ट जो है, संभावना उसी को तलाशी जा रही है कि चाकुलिया एयरपोर्ट को ही एयरफील्ड को डेवलप करके एयरपोर्ट में बदला जाए, और फिर जमशेदपुर की विमान सेवा जो है चाकुलिया से शुरू हो जाए। इसलिए ये दोनों में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन बोकारो और दुमका 2023 में शुरू हो जाएगी, ये तय है। रांची और देवघर से उड़ान भर रही है। ये हमारे यहाँ झारखंड में एयर ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। इसमें ये जानना जरूरी था। इसलिए देखिए, कोई ऐसा टॉपिक में जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको देख लेना चाहिए। इसका जो कोड है ये है DGH, इसका है IXR। ये कोड आप जब टिकट बुक करेंगे तो आपको पता चलेगा, ये DGH देवघर और IXR रांची का कोड है। चलिए, तो ये एयरपोर्ट हो गया। अब देखते हैं एयरफील्ड। अब एयरफील्ड में 2 एयरफील्ड का बात करना हो, हम लोग एक देखेंगे चाकुलिया,
ये जो चाकुलिया है, देखिए इसको चाकुलिया अभी मैप में भी दिखा देता है। अच्छा मैप थोड़ा सा छोटा सा बनाकर दिखा देंगे, मैप में दिखा देंगे। ये जमशेदपुर के पास है और दूसरा नावाडी, ये है बोकारो, यह है बोकारो में। देखिए ये दोनों जो एयरपोर्ट बना था ना, ये दोनों एयरपोर्ट बना था जब, देखिए इसको ध्यान से सुन लीजिए कि ये दोनों एयरफील्ड बना था, एयरपोर्ट नहीं सॉरी, एयरफील्ड जो बना था ये उस समय की बात है जब जापान जो है ना काफ़ी स्ट्रांग हो गया था और बहुत तेज़ी से अपने अधिकार को, अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ा रहा था और जापान आक्रमण करते हुए बर्मा तक पहुंच गया। बर्मा तक पहुंच गया और उस समय बर्मा पर ब्रिटिश का राज, ब्रिटिश का आधिपत्य बर्मा तक पहुंच गया। तो ब्रिटिश एक स्ट्रैटेजी के तहत बर्मा में बाय एयर अटैक करने के लिए ऐसे जगह को चुना जो सबसे पहले आसानी से आइडेंटिफाई नहीं हो, एक सेफ डिस्टेंस में हो, जहां से वहां वॉर किया जा सकता है। इसीलिए झारखंड के दो ऐसे एयरफील्ड को चुना गया था, चाकुलिया और नावाडी को, और ये 1943 से 1945 के बीच ऑपरेशनल था। यहाँ से लड़ाकू विमान उड़ती थी और बर्मा में अटैक होता था। कहाँ, जब जो उधर से जो जापान के सेना आ गए थे उसके ऊपर। तो ये दोनों जो एयरफील्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जान लेना जरूरी है क्योंकि इसका संबंध सीधे सीधे किससे है, झारखंड से। बात हम लोग झारखंड की कर रहे हैं। तो चाकुलिया और नावाडी, अब देखिए ये जो चाकुलिया है, मैंने कहा कि जमशेदपुर एयरपोर्ट जो अब डेवलप होने जा रहा है वो इसी चाकुलिया एयरफील्ड में डेवलप करने की संभावना पर प्रयास चल रही है। ये नावाडी जो है ये पूरी तरह से बंद हो चुका है, अबंडेड है। अब क्या है कि जब बात हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट की कर रहे हैं, तब को मैं बता दूं कि झारखंड में जो पहली विमान सेवा या पहली उड़ान जो भरी गई थी ना 1940 में टाटा द्वारा, और जगह था सोनारी जमशेदपुर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखें। झारखंड में पहली उड़ान 1940। कन्फ्यूजन आपसे तब होगा जब आप ऑप्शन में देखेंगे चाकुलिया या नावाडी, तो आपका सीधे सीधे जाएगा एयरफील्ड तो था या तो उड़ान भरती थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय उड़ान भरी होगी, तो निश्चित रूप से यही होगा नहीं। इसीलिए फैक्ट जो भी है उसको जानना डिटेल्स में बहुत ज़रूरी होता है। तो झारखंड में पहली उड़ान 1940 में टाटा, कहाँ, सोनारी जमशेदपुर से। ठीक है, अब हम लोगों ने किसको देख लिया, वाटरवेज और एयर ट्रांसपोर्टेशन को देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देख लेते हैं रेल ट्रांसपोर्ट को, फिर अंत में आएंगे रोड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा लंबा होगा। रेल ट्रांसपोर्ट में देखिए क्या देखना है, देखेंगे तो सब कुछ इसमें। सबसे पहले देखिए जो रेल ट्रांसपोर्ट है, जो टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले क्या देखना होगा, तो ये देखना है कि ये इसमें कौन सा जोन है और डिवीज़न कौन सा है, इसको जान लीजिए पहले। तो जो जोन है आपको मैं बता दूं, बड़े बड़े राइटर का बुक अगर आप देखेंगे ना तो जोन 2 ही बता रहे हैं। यूट्यूब में भी देखेंगे आप बहुत सारे सेशन में, ऑनलाइन क्लासेस में, उसमें भी जोन 2, लेकिन जोन 2 नहीं 3 है। साउथ ईस्ट रेलवे, ईस्ट सेंटर, क्या लिख रहे हैं, ईस्ट सेंटर रेलवे एस से होगा, ई से होगा ना भाई, ईस्ट सेंटर रेलवे और ईस्टर्न रेलवे। ये ईस्टर्न रेलवे बहुत कम बुक में या फिर नहीं बताया जा रहा है, लिखाया जा रहा है। क्यों नहीं बताया जा रहा मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि इसमें तो 2 डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व है, पाकुड़ एंड साहेबगंज। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो रेल नेटवर्क है वो ईस्टर्न रेलवे के अंदर ही आता है, लेकिन बहुत रेपुटेड बुक में भी ईस्टर्न रेलवे का जिक्र नहीं है कि ईस्टर्न रेलवे झारखंड से होकर गुजरती है, जो कि गलत है। साउथ ईस्ट रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, और अब आगे डिवीज़न हमारे यहाँ 3 है। सबसे पहले रांची, दूसरा धनबाद, और जो तीसरा है चक्रधरपुर। 3 डिवीज़न हो गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। 3 जोन 3 डिवीज़न, कन्फ्यूजन मत रखिए, ठीक है। अब इसमें रेलवे से जुड़ा हुआ जो भी इम्पॉर्टेंट बात है उसको जान लेना ज़रूरी है। तो मैं ये बता दूं कि
गति शक्ति टर्मिनल, गति शक्ति टर्मिनल थापर नगर जगह का नाम, स्टेशन है ये थापर नगर, ये धनबाद। ये इंडिया का पहला गति शक्ति टर्मिनल है, थापर नगर धनबाद। इससे रिलेटेड वीडियो आपको मैं आई लिंक दे रहा हूँ, आप इसमें देख सकते हैं। उसमें जाकर आप देखेंगे तो आपको जीएसटी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स, गति शक्ति टर्मिनल के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लिंक ऊपर आपको दिखा रहा होगा, आप ज़रूर विजिट करें उस लिंक में। फिर दूसरा मैं इसमें बता दूं जो भी फैक्ट है उससे, कि जो इंडिया का जो सबसे कम दूरी तय करती है ट्रेन, वो झारखंड से है। झारखंड में कहाँ से? तो गंगा नदी, मैंने वाटरवेज में बताया था, वाटरवेज नंबर 1, और वाटरवेज नंबर 1 के पास ही जगह है एक राजमहल, और इसे ये आकर जुड़ती है, 3 पहाड़ रेल जंक्शन है ये जुड़ती है, और ये 3 पहाड़ जंक्शन जो है ये अवस्थित है कोलकाता टू मुगल सराय। अब तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, यानी मुगल सराय लिख देते हैं यहाँ, कन्फ्यूजन नहीं हो, मुगल सराय। ये जो ट्रैक है ये मेन ट्रैक से जुड़ा हुआ है, इस ट्रैक को जोड़ती है जो राजमहल से 3 पहाड़ के बीच ट्रेन चलती है। और ये जो ट्रेन है आप जानेंगे कि ये इंडिया का सबसे कम डिस्टेंस कवर करने वाली ट्रेन है। आप गूगल में सर्च करें और फिर आप यूट्यूब में देखें, यूट्यूब के किसी क्लास में जाकर देख लें या बुक्स में देखें, आपको ये नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो दूसरी ट्रेन है वो दिखा रहे हैं इंडिया का जो कम डिस्टेंस वाला, उससे कम दूरी ये तय करती है। और इससे रिलेटेड फैक्ट आपको जो इंडियन रेलवे से जुड़ा हुआ जो फैक्ट है, ये सबसे कम दूरी, सबसे ज़्यादा दूरी, सबसे लंबी ट्रेन, सबसे फास्टेस्ट ट्रेन, और रेलवे से जुड़ा हुआ जो भी फैक्ट है ना, उसके लिए मात्र 60 सेकंड का एक शॉर्ट वीडियो है, आपको लिंक में दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को क्लिक करें, मात्र 60 सेकंड से भी कम का, उसमें आपको इंडियन रेलवे का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट सारा दिख जाएगा। आपको लिंक बटन दिख रहा होगा, आप ज़रूर देख लें। झारखंड का संबंध किससे? तो इससे ये इंडिया के सबसे कम दूरी तय करने वाली ट्रेन है। ये इंडियन रेलवे का रिकॉर्ड हो गया, ये भी जानना जरूरी, चूँकि झारखंड से संबंध है इसका। अब हम लोग रेलवे की चूँकि बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं रेलवे में 2 प्रपोज्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। एक तो पहले बुलेट ट्रेन, जो सेकेंड बुलेट ट्रेन चलने वाली है, ये सेकेंड बुलेट ट्रेन चलेगी वाराणसी से कोलकाता के बीच, प्रस्तावित है। वाराणसी से कोलकाता के बीच सेकेंड बुलेट ट्रेन प्रस्तावित है। इसका भूमि सर्वेक्षण का काम हो चुका है, और ये जो ट्रेन है ये झारखंड से होकर भी गुजरेगी, यानी झारखंड को भी बुलेट ट्रेन का सौगात मिलने जा रहा है। और कहाँ? पारसनाथ। पारसनाथ जो है पवित्र जैन स्थल, यहाँ से होकर बुलेट ट्रेन गुजरेगी। यानी बुलेट ट्रेन अगर चली, जो चलने वाली है सेकेंड, जिसका भूमि सर्वेक्षण का काम हो चुका है, तो पारसनाथ से होकर गुजरेगी, यानी झारखंड में एक स्टॉपेज होगा। झारखंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि झारखंड को एक बुलेट ट्रेन मिलेगा। चलिए, बुलेट ट्रेन। फिर जो अभी इंडिया का जो फास्टेस्ट ट्रेन है, पहले गति शक्ति था, अब गति शक्ति से भी ज़्यादा फास्टेस्ट चल रही है वंदे भारत। वंदे भारत ट्रेन जो है, वंदे भारत ट्रेन ये बहुत ही जल्द रांची से हावड़ा के बीच चलने वाली है, कभी भी इसका उद्घाटन हो सकता है। रांची से हावड़ा के बीच बहुत जल्दी चलने वाली है। फ्लाइट जैसी सुविधा वाली ट्रेन बहुत जल्द चलने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो फास्टेस्ट ट्रेन भी है। ये बुलेट ट्रेन की बात, ये सारा जो रेलवे से जुड़ा हुआ बात है, सब हम लोग उसको देख रहे हैं। अब क्या है देखिए, जो कन्फ्यूजन आता है इसके साथ, और अब किसी भी बुक में, या बुक में तो जो रेपुटेड बुक है उसमें तो ये बताया जा रहा है कि झारखंड में रेलवे की शुरुआत 1871 से। अब मैं बता दूं कि ये गलत कैसे, मैं अभी साबित कर देता हूँ। ये बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि जो इंडिया में पहला रेलवे का ट्रैक बनाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो जो नेशनल वाटरवेज जो गंगा नदी पर है उसी के आसपास, यानी कि पहले क्या था कि वाटरवेज के साथ साथ
उस रेलवे ट्रैक भी डेवलप किया गया। जो ट्रैक डेवलप किया गया था वही डेवलप किया गया था कोलकाता से लेकर मुगल सराय के बीच, और ये बात हो रही है 1854 की। ऑपरेशनल शुरू हो चुका था 1854, ठीक है। अब देखिए 1854 में जब कोलकाता से लेकर मुगल सराय के बीच ट्रैक बनी, और अभी मैंने कहा था कि ये जो ट्रैक बनी है वो झारखंड में 2 जिले पाकुड़ और साहेबगंज से होकर गुजरती है। क्या तो पाकुड़ और साहेबगंज झारखंड का हिस्सा अभिन्न है, 24 जिलों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट जिलों में से एक है। तो जब 1854 में वहाँ से ट्रैक गुजर गई तो फिर 1871 का डेटा तो गलत है, इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। भले जितना भी रेपुटेड बुक लिखा हो, उसके रिसर्च में कमी है, इसलिए ऐसा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि फैक्ट को क्रॉस चेक जरूर करें। बहुत सारे जगह अगर आपको डाउट हो रहा है, क्रॉस चेक करके देख ले कि फैक्ट क्या है। यहाँ फैक्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ ट्रैक हुआ था। इसको मैं और अच्छी तरह से बता दे रहा हूँ समझने वाली भाषा में। समझने वाली भाषा में क्या है, देखिए कि झारखंड में क्या हुआ था कि संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था संथाल विद्रोह, जान रहे हैं। समय क्या था, ठीक है, संथाल विद्रोह। ये संथाल विद्रोह के कारणों में तो अब अगर कारणों की लिस्ट का संथाल विद्रोह के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे कारण मिलेंगे, जो बेसिकली फोकस्ड किस में होगा कि जो जनजाति है, जनजाति के ऊपर जो शोषण हुआ था, शोषण के विरुद्ध सेंटर में वही कारण है, और फिर उसी को अलग अलग पॉइंट में एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन जो इसका हिडन फैक्ट जो कई सारे गैजेट्स में या फिर जैसा मैंने कि जो उस पीरियड के जो पेपर्स में न्यूज़ आते थे उसको मैंने सर्च करना शुरू किया और उसको मिलाकर देखा, तो उसमें एक कारण ये भी था कि चूँकि रेलवे का जो ट्रैक टूट रहा था, ये बेसिकली मैंने जो सर्च किया है उस सर्च के स्टडी करने के आधार पर मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। और फैक्ट ये था कि जो ट्रैक बिछाया जा रहा था, तो ट्रैक बिछाया जा रहा था राजमहल की पहाड़ी में। समझ लीजिए इसको, राजमहल की पहाड़ी। इसको कभी भी मैं जब बिरसा मुंडा ये सिद्धो कान्हू का जो जीवनी है उसमें या फिर संथाल विद्रोह को देखूंगा तो उसमें एकदम डिटेल्स में बताएंगे, एकदम टू द पॉइंट। यहाँ सिर्फ समझना है कि राजमहल की जो पहाड़ी है, तो राजमहल की पहाड़ी में जो फुट हिल है उसके नीचे नीचे ट्रैक बिछाने का काम शुरू हुआ। क्योंकि ये जंगली क्षेत्र था, तो पहाड़ के नीचे जो जंगली क्षेत्र है, इस जंगल में क्या हुआ, वनों की कटाई हुई। तो जैसे जैसे पहाड़ उसके तटवर्ती क्षेत्रों में वनों की कटाई हुई तो क्या हुआ, 2 बात। पहला, जो वनों की कटाई किस लिए हुई, स्लीपर बनाने के लिए, जिस पे की पटरी रहती है। ये हो गया स्लीपर, ये हो गया स्लीपर, इसके ऊपर पटरी। तो स्लीपर बनाने के लिए पेड़ काटा गया। जब पेड़ काटा गया तो जब जंगल कटा तो क्या हुआ, खेत बना, कृषि योग्य भूमि निकलने लगा। पहला कृषि योग्य भूमि बना। तो राजमहल क्षेत्र में रेलवे का जब काम आया तो जो पहाड़ के निचला तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ क्या हुआ, कृषि योग्य भूमि का विकास हुआ, क्योंकि रेलवे ट्रैक के लिए स्लीपर की ज़रूरत थी और असंख्य संख्या में स्लीपर्स की ज़रूरत थी। तो ये कृषि योग्य भूमि बना। दूसरा, ये काम कौन कर रहा था, तो ये काम वही संथाल जनजाति के लोग कर रहे थे। ज़्यादा भूमि को, इसको पेड़ों को काट कर रेलवे के लिए स्लीपर बनाने का काम कौन कर रहा है, संथाल जनजाति। अब देखिए क्या है कि स्लीपर जो बनाने का काम है किस लिए था, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए। अगर रेलवे ट्रैक बिछ गया तो अब उसको सिर्फ मेंटेनेंस की ज़रूरत है। अब रेगुलरली तो उतना उसको स्लीपर की ज़रूरत है नहीं। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जो लोगों को काम मिला था, कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से जो काम मिला था रेलवे ट्रैक के स्लीपर के लिए, जनजाति को ये काम उनसे छीन गया। तो बेरोजगारी भी बहुत बड़ा कारण बना। ये बहुत बड़ा कारण बना संथाल विद्रोह के लिए, जिस पर मैं कभी डिटेल्स में बताऊंगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इसको ज़्यादातर एक्सपर्ट दरकिनार करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा कारण था। चूँकि ये कृषि योग्य भूमि बन गया तो इसमें जो शोषण बढ़ा, तो ये भी एक बहुत बड़ी कारण थी कि संथाल विद्रोह में जो शोषण हुआ था, शोषण का विरोध। और ये बेरोजगारी भी एक कारण था जिसे दरकिनार किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका फैक्ट है जो मैंने अभी बताया। तो ये 1854। तो अभी रेलवे ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ कि जो झारखंड से जो पहली रेलवे ट्रैक गुजरी तो वो 1854 की बात है, न कि 1871 की, जो कि सही नहीं है। ठीक है, अब रेलवे से जुड़ा हुआ जो इम्पॉर्टेंट बात और क्या हो सकता है, थोड़ा सा सोच लेने दीजिए। हाँ, सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला, उतर गया था दिमाग से, सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला, रेवेन्यू वाला जो
रेवेन्यू जिस स्टेशन से सबसे ज़्यादा मिलता है वो है धनबाद, और एक स्टेशन हजारीबाग। ये हजारीबाग स्टेशन जो है ना, हजारीबाग नया बना हुआ स्टेशन जो है, इस स्टेशन में सोहराई कला और कोहबर कला, कोहबर कला, ये जो सोहराई कला और कोहबर कला का उत्कृष्ट प्रदर्शनी कहाँ है? हजारीबाग रेलवे स्टेशन में, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी की थी। इसके बाद ये स्टेशन चर्चा का विषय बन गया था कि आखिर ये सोहराई कला कोहबर कला क्या है। तो हजारीबाग स्टेशन में जो सोहराई और कोहबर कला है, ये भी बहुत लोकप्रिय तो पहले से था, लेकिन इस स्टेशन में जिसकी प्रदर्शनी हुई वो बहुत ही आकर्षक है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो जानना जरूरी है। और अंत में हम लोग देख लेते हैं किसको, तो रोड ट्रांसपोर्ट को। हम लोगों ने वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और रेलवे ट्रांसपोर्ट को देखा। अब हम लोग किसको देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बहुत ऐसा फैक्ट है जो भ्रामक है, बुक्स में भी अलग है। आप सर्च करेंगे इसको, ज़रूर गूगल में भी सर्च करके देखें तो बहुत डिफरेंट आपको मिलेगा कि अलग अलग सब आंकड़ा दिखाया जा रहा है, लेकिन जो फैक्ट है, फैक्ट पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक है, बेसिक को देख लीजिए। रोड ट्रांसपोर्ट में जब भी बात आएगी तो क्या आएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में दो तरह का, एक नेशनल हाईवे NH, ठीक है, एकदम सब नया डेटा, एकदम अप टू डेट डेटा आपको मिलेगा इसमें। नेशनल हाईवे और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके तहत जो सड़कें बनती हैं वो भी सेंटर का ये है, नेशनल हाईवे और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। अब इसमें देखिए क्या है, अब आगे स्टेट यानी झारखंड की बात कर रहे हैं हम लोग। अब झारखंड में सड़कें कैसे बनेंगी? सबसे पहले स्टेट हाईवे, ठीक है, इसके बाद बनेगी जिला सड़कें, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, और फिर जो झारखंड में परिवहन विभाग है, परिवहन विभाग की अन्य सड़कें, परिवहन डिपार्टमेंट हो गया, इसकी अन्य सड़कें इसमें आएगी। अब क्या हो गया, इससे आप समझ सकते हैं कि चूँकि रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में रोड किस तरह का हो सकता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल हाईवे होगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, जबकि झारखंड सरकार यानी स्टेट की स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे और परिवहन विभाग की अन्य कोई भी सड़कें। ये हो गया सारा, जो कि रोड ट्रांसपोर्टेशन में जो जाल बनना है, वो जो रोड्स का जो जाल बुना हुआ है, उसको हम लोगों ने देखा कि उसका स्ट्रक्चर कैसे है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक डेटा ये आता है कि रोड ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा ढुलाई किसकी होती है? गुड्स या पैसेंजर की। ये बहुत बार पैसेंजर्स की, गुड्स या पैसेंजर्स की। तो ये एक ऐसा डेटा है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा किसकी। तो चलिए ये देख लीजिए कि झारखंड में रोड के माध्यम से, रोड में जो ढुलाई होती है उसमें 85% गुड्स होता है और 60% तक पैसेंजर होता है। यानी झारखंड में ढुलाई किसकी ज़्यादा हो रही है? 85% तक ढुलाई गुड्स की होती है और 60% तक ढुलाई किसकी होती है? यात्रियों की। यहाँ आप परसेंटेज से कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इसका उत्तर क्या है। 85% का मतलब ये हुआ कि जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन झारखंड में हो रहा है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, रेलवे हो, उसमें से 85% किस में हो रहा है? तो रोड में। कन्फ्यूजन दूर। पैसेंजर जो यात्रा कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? वाटर, रेलवे, एरोप्लेन, देन रोड। यानी कि सड़क मार्ग से 60% पैसेंजर चलते हैं, जबकि 40% पैसेंजर ही चलते हैं किससे? तो रेलवे, जो वाटरवेज है उससे, और एयरवेज जो है उससे।
कन्फ्यूजन दूर, कहीं कन्फ्यूज नहीं होना है। अब आ जाते हैं इसमें क्या है जो फैक्ट है। फैक्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है ना कि क्या हम लोग को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारे यहाँ जो सड़कों का जाल है, झारखंड में जो सड़कों का जाल है, एकदम लास्ट में पहुंच गए हैं, बस 2 मिनट पेशेंस के साथ देख लीजिए, बहुत ही डिटेल्स और काम का इन्फॉर्मेशन है। झारखंड में जो सड़कों का जाल है, तो कुल सड़क जो है वो 29,100 किलोमीटर, ठीक है। कुल सड़क कितने हो गए? 29,100 किलोमीटर। और इसमें से जो नेशनल हाईवे है उसका क्या है, ये कितना किलोमीटर का? तो ये है 3,366 किलोमीटर। मैंने बताया ये एकदम लेटेस्ट डेटा है, आप ज़रूर कंपेयर करें, जहाँ से कंपेयर करना है। अगर आपको त्रुटि लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ ये गलत है या क्या है या सही है। आप बताएं, कमेंट करें, गलत हो या सही हो ज़रूर कमेंट करके ये बताएं, क्योंकि मैं डेटा जो दे रहा हूँ एकदम लेटेस्ट डेटा दे रहा हूँ। झारखंड में कुल सड़कें 29,100 किलोमीटर, जिसमें से NH 3,366 किलोमीटर। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आता है कि सबसे लंबी NH, ये तो आप रेपुटेड बुक में जाइए, आप सर्च कीजिए, इसको ज़रूर सर्च कीजिए, फिर आप बताएंगे। तो सबसे लंबी जो है वो क्या बताया जा रहा है? तो सबसे लंबी बताया जाता है NH 33। अब ये कैसे नहीं है वो अभी मैं बता दे रहा हूँ। NH 33 जो है ये है बरही से बरहागोड़ा। ये सड़क जो है कहाँ? तो बरही से बरहागोड़ा के बीच है। अब इसमें क्या हो जाता है, देखिए NH 33 जो बरही से बरहागोड़ा के बीच है, ये सबसे लंबी सड़क थी। अब इसमें क्या होता है, देखिए कि बरही से जमशेदपुर ही रह गई NH 33। और जमशेदपुर से, देखिए इसको समझिए, एक बार समझ लेंगे तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और जमशेदपुर से मैं क्यों कर रहा हूँ, रेपुटेड बुक में भी आपको 33 बताएगा, अभी क्यों नहीं है वो मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ डिटेल्स में कि समझ ले इसको। जमशेदपुर से जो बरहागोड़ा है, ये इसको क्या किया, इसको कर दिया गया है NH 18 में। तो जो सड़क NH 33 बरही से बरहागोड़ा तक जाती थी, अब वो क्या हो गई, बरही से जमशेदपुर तक NH 33 रह गई, और जमशेदपुर से बरहागोड़ा तक NH 18 नाम दे दिया गया। तो निश्चित रूप से क्या हुआ कि NH 33 की लंबाई कम हुई, तो फिर सबसे लंबी सड़क कौन सी हो गई? तो जो सबसे लंबी सड़क हुई, जो झारखंड की सबसे लंबी NH, वो है, चलिए इसको ध्यान से देखिए, झारखंड की सबसे लंबी NH 114A, झारखंड की सबसे लंबी NH 114A। कारण क्योंकि NH 33 की लंबाई में कमी की गई है, इसीलिए ये अब बन गया 114A, जो जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही है फैक्ट। और ये कहाँ से है? तो डुमरी से शिकारीपाड़ा जगह का नाम, डुमरी से शिकारीपाड़ा के बीच ये 114A जो है, ये NH सबसे लंबी NH, झारखंड की सबसे लंबी NH कौन सी हो गई? तो ये हो गई 114A। अब चलिए इसमें जो रोड से जुड़ा हुआ कुछ और डिटेल्स में जान ले, ये कन्फ्यूजन वाला था इसलिए मैंने इसको डिटेल्स में बता दिया। अब एक जो स्टेट से झारखंड से जो NH गुजरती है, ये NH की संख्या कितनी है? ये एकदम लेटेस्ट डेटा 30। झारखंड से गुजरने वाले NH की संख्या कितनी है? तो झारखंड से गुजरने वाले NH की संख्या है 30। अब देखिए क्या है कि झारखंड में जब सबसे लंबी NH को देख लिया, तो सबसे लंबी स्टेट हाईवे को भी देखते हैं। स्टेट हाईवे, और सबसे लंबी स्टेट हाईवे जो है ये है दुमका टू साहिबगंज, ये सबसे लंबी स्टेट हाईवे है। जब NH को जान लिए तो स्टेट हाईवे को भी जानिए। तो सबसे लंबी स्टेट हाईवे कौन सी हो गई? तो दुमका से लेकर साहिबगंज के बीच, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब चलिए ये जानते हैं कि जो सड़क का नेटवर्क है, इसमें सबसे ज़्यादा किसका है? तो जिला रोड
डिस्ट्रिक्ट रोड जो है ये सबसे ज़्यादा किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। डिस्ट्रिक्ट रोड जो झारखंड का है वो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। तो आप जो डिटेल्स अभी देख रहे थे ये रोड ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी है इससे जुड़ा हुआ वो आपने अभी देखा। हम लोगों ने किसको किसको देखा, तो एयर को देखा, रेल को देखा, वाटर को देखा और अभी हम लोगों ने देखा रोड को। अब मैं एक और बात बता दूं कि जो एक्सप्रेस वे है इसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसमें, इसीलिए नहीं कर रहा हूँ। एक्सप्रेस वे अब डेटा नहीं रह गया, क्योंकि इतना ज़्यादा नंबर, सो मेनी नंबर्स ऑफ एक्सप्रेस वे डेवलप हो रहा है कि अब इससे सवाल पूछे नहीं जाएंगे। इसीलिए एक्सप्रेस वे को मैं इसमें इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्रेस वे क्या होता है ना कि किसी भी एनएच का कोई पोर्शन को ही, एनएच है कोई, उसी एनएच के मान लीजिए ये डिस्टेंस वो कवर कर रही है, मान लीजिए 200 किलोमीटर कवर कर रही है, तो 200 में से इसको जहाँ जरूरी लगा तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक वो एक्सप्रेस वे में इसको कन्वर्ट कर दी, एक्सप्रेस वे बना दी। तो ऐसा क्या होता है कि वही एनएच में ही एक्सप्रेस वे ज़्यादातर डेवलप हो रहा है, और कुछ एनएच जो एक्सप्रेस वे नए बनते हैं उस नए बन रहे एनएच को, एक्सप्रेस वे को मैं इसमें शामिल करूंगा जब ऐसा डेटा उपलब्ध हो जाएगा। चूँकि अभी ऐसा कोई एक्सप्रेस वे पे काम नहीं चल रही है। प्रपोज्ड 2 एक्सप्रेस वे की बात चल रही है, जो राउरकेला से धनबाद और एक छत्तीसगढ़ से धनबाद के बीच, ये 2 प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे की बात चल रही है, लेकिन इसमें बात आगे नहीं बढ़ी है, इसलिए मैं इसे डेटा में शामिल नहीं कर रहा हूँ। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे जेपीएससी अटेम्प्ट ले रहे हैं या जेएसएससी का कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट ले रहे हैं, ज़रूर इसको डिटेल्स में देखें।